हाय एवरीवन, दिस इज योर मास्टर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग। ठीक है। तो बहुत सारे बुक्स में क्या है, मनी अलग दिया हुआ है और बैंकिंग अलग दिया हुआ है। ठीक है। सो मनी हमने एक पार्ट में कवर कर लिया, आज हम लोग बैंकिंग पढ़ेंगे। तो बैंक्स होते क्या है? बैंक्स क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, मनी सप्लाई को मेंटेन करता है। ठीक है। मनी सप्लाई मेंटेन क्यों करना है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी स्मूथली रन कर सके। हम देखेंगे बैंकिंग का पूरा पैटर्न क्या रहता है, कैसे वो वर्क करते हैं, वो सब हम समझेंगे। और बैंक्स जो चल रहे हैं वो किसके? पब्लिक के ट्रस्ट पे चल रहे हैं। ठीक है। एक ये म्यूचुअल ट्रस्ट बना हुआ है पब्लिक और बैंक्स के बीच में, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, हमें पता है कि बैंक्स काफी सिक्योर है, सेफ है, तभी हम अपना पैसा, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट्स हो, फिक्स डिपॉजिट्स हो या रिकरिंग डिपॉजिट्स हो, हम उसको जाके बैंक्स में जमा करते हैं। ठीक है। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है? ये भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और लोन को लेंड करता है। ठीक है। इसका पर्पस क्या है? या तो कंजप्शन का पर्पस है या इन्वेस्टमेंट का पर्पस है। ठीक है। ध्यान रखिएगा एक बात, कमर्शियल बैंक में यही दो फीचर्स है, यानी हर वो बैंक जो डिपॉजिट्स ले रहा है और क्या कर रहा है, लोन ग्रांट कर रहा है, उसी को आप क्या बोलिएगा? कमर्शियल बैंक बोलिएगा। अगर दोनों में से सिर्फ एक फीचर्स है, अगर मान लीजिए सिर्फ डिपॉजिट ले रहा है, लोन नहीं दे, जैसे पेटीएम था, वो डिपॉजिट ले रहा था लेकिन वो लोन नहीं दे सकता था, तो वो कमर्शियल बैंक नहीं था, बाद में उसे बैंक का टैग मिला। ठीक है। तो फंक्शंस क्या क्या है? फर्स्ट फंक्शन जो हम बोल रहे हैं वो है प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शंस में क्या आ जाएगा, जो अभी हमने पढ़ा जस्ट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो उसके भी कुछ टाइप्स हैं, यानी डिपॉजिट्स को जो टाइप है उसे हम समझते हैं। ठीक है। फर्स्ट होता है आपका सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट में सेव आ रहा है वर्ड, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जो पैसे सेव करते हैं उस पर आपको क्या करती है, अच्छा ये इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लगभग अप्रोक्स में जो आसपास है मैंने वो इंटरेस्ट लिख दिया है। ठीक है। तो आप मान लीजिए बैंक में क्या कर रहे हैं, अपना सेविंग डिपॉजिट ओपन करा है, तो आपको क्या मिल जाएगा? 3% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड होता है, उसको बोलते हैं हम करंट डिपॉजिट्स। करंट डिपॉजिट्स क्या है? ये अधिकतर बिजनेस प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। ठीक है। इसमें क्योंकि डे टू डे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, करंट डिपॉजिट्स ओपन करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, आपको बैंक इंटरेस्ट नहीं देता है। इसमें क्या होता है, बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, बैंक आपको फैसिलिटीज देगा। अगर आप फोन करेंगे कि 5 लाख रुपए लेके यहाँ पहुंचना है, तो मैनेजर आपके लिए वो पैसे भी ले आएगा। तो बहुत अलग अलग उसमें भी टाइप्स होते हैं, तो अलग अलग फैसिलिटीज आपको मिलती है। ठीक है। तो बैंक उसके लिए कुछ चार्ज करता है। थर्ड होता है आपका आरडी, यानी रेकरिंग डिपॉजिट्स। एक वर्ड याद रखिएगा, रेकरिंग। ठीक है। रेकरिंग वर्ड से हमेशा याद रखिएगा रेगुलर इन नेचर। क्या होगा? रेगुलर। ठीक है ना। तो आरडी क्या है? हमारा रेकरिंग डिपॉजिट्स है। ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया है, प्रॉमिस किया, यानी पार्टी, जैसे आप बोल रहे हैं कि पार्टिकुलर डेट पे मैं कितना दूंगा, 2000 रुपीज दूंगा, यानी आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि पर मंथ आप क्या देंगे, 2000 रुपीज देंगे। कब तक? 2 सालों तक। तो इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, आपको 3% मिल रहा है और इसमें क्या मिल रहा है, आपको थोड़ा परसेंटेज हाई मिल रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है आपका ज्यादा है, इसलिए आपको कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है। ठीक है। इसमें क्या है ना कि आप जो पैसे सेव किए हैं, आपने जो जमा किया है, वो आप कभी भी पूरा का पूरा विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आप विड्रॉल नहीं कर सकते। एक टर्म तक आपको पैसे जमा करना है, तभी आपको ये 5%, जो आपने बोला है 2 साल तक मैं पैसा जमा करूंगा, तभी आपको ये 5% इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड होता है फिक्स डिपॉजिट। तो इसमें क्या है, एक फिक्स टाइम भी रहेगा और फिक्स अमाउंट भी रहेगा, यानी कि आप 2 लाख, या जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, 1 लाख रुपए आपने दे दिए और 10 साल के बाद आप वो पैसे निकालेंगे, तो अब उस 1 लाख पे क्या होगा, आपको 7% का इंटरेस्ट बैंक देगी, क्योंकि टाइम भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, उस बीच आपने उस पैसे को नहीं निकाला है, विड्रॉल नहीं किया, इसलिए आपको इंटरेस्ट रेट जो मिलता है वो हाई मिलता है। ठीक है। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया प्राइमरी फंक्शन में क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब दूसरा क्या होगा, एडवांसिंग लोन। ठीक है। तो सेम जैसे डिपॉजिट्स होता है, वैसे बहुत तरीके के लोन्स भी होते हैं, जैसे कैश क्रेडिट देता है बैंक। ठीक है। डिमांड लोन से आप बैंक में एक बैलेंस मेंटेन रखते हैं, उसके हिसाब से बैंक आपको क्या देती है, लोन्स देती है। थर्ड होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जनधन खाता भी बहुत लोगों ने जो ओपन करवाया था, तो उसमें भी आई थिंक बैंक ने, मुझे याद तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है 10,000 का ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। यानी ओवरड्राफ्ट होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, आपने चेक दिया 20,000 का, लेकिन आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो कितना है, 18,000 का है। तो आपको, आपने चेक तो 2,000 का, 20,000 का दे दिया है, तो बैंक आपके बदले क्या करती है, 2,000 रुपया दे देती है। ठीक है। सो क्यों ये दे रही है, या तो आप गुड कस्टमर हैं, या तो आप रेगुलर कस्टमर, बैंक के एक लंबे समय से आप कस्टमर रहे, तो इस लॉयल्टी या क्रेडिट के वजह से बैंक आपका क्या करती है, ओवरड्राफ्ट, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आपको दे देती है। ठीक है ना।
नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन। वही शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट पीरियड के लिए, और लॉन्ग पीरियड के लिए आपको बैंक्स लोन देती है। ठीक है, जैसे होम लोन्स वगैरह हो गया 20 साल के लिए आप लेते हैं, कार लोन हो गया 2-3 साल में आप चाहते हैं कि पेमेंट कर दें। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के लोन्स होते हैं इसमें। सेकंड जो फंक्शन है, फर्स्ट तो हम लोग पढ़ लिए प्राइमरी फंक्शन, सेकंड जो फंक्शन होता है वो होते हैं एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में आप याद रखिएगा बैंक कैसा एक्ट करेगा, एज एन एजेंट वर्क करेगा। ठीक है ना, बैंक आपके लिए कैसा वर्क कर रहा है, एज एन एजेंट वर्क कर रहा है। ठीक है, चलते हैं। फर्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ चेक्स, बिल्स एंड ड्राफ्ट। तो ये क्या हो रहा है, जो आप चेक देते हैं, चेक काट के आप दे देते हैं और उस पर्सन को पैसा मिल जाता है, तो बैंक आपके बिहाफ में यानी कस्टमर के बिहाफ में क्या करता है, उसको पैसे दे देता है। ठीक है ना, कि आपने साइन किया है इस ट्रस्ट पे, बैंक क्या करता है, उसको पैसे दे देता है। ठीक है, तो एज एन एजेंट काम कर रहा है। सेकंड क्या है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट्स ऑफ, जैसे आप लोग भी जैसे ईएमआई वगैरह कटवाते हैं। ठीक है ना, जैसे फिर आपका हो गया कहीं आपका इंटरेस्ट कट रहा है तो वो हो गया। इंश्योरेंस पेमेंट्स आपको मान लीजिए आप मंथ करते हैं या ईयरली बेसिस करते हैं, तो आप एक परमिशन बस दे देते कि हाँ हर ईयर मेरा 1,000 या 5,000 रुपया इंश्योरेंस कटना है, तो आपने बैंक को परमिशन दे दिया। तो बैंक क्या है, एज एन एजेंट आपका क्या कर रही है, जिस इंश्योरेंस कंपनी में पैसा पहुंचाना है यहां से डिडक्ट होता है और इंश्योरेंस कंपनी को वो पैसा पेमेंट हो जाता है। ठीक है, थर्ड है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये भी पहले तो यही होता था, बैंक ही पे करती थी। ठीक है ना, जो वेरियस सिक्योरिटीज का पेमेंट करना होता था वो बैंक, आज भी क्या, लेकिन आज क्या हो गया ना, बीच में एक पर्सन आ गया है। ठीक है ना, जैसे आप वेरियस ऐप देखते होंगे, एंजल वन और डिफरेंट डिफरेंट जो ऐप्स हैं, तो उसमें अब सिस्टम क्या हो गया है ना कि आपको पेमेंट पैसा बैंक से लेकर इसमें इस ऐप में डालना होता है। अब इससे आप क्या करते हैं, सिक्योरिटीज का बाय एंड सेल करते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो ये काम भी पहले बैंक ही करती थी। ठीक है, और उसके बदले में वो कुछ चार्ज करती थी। कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अगर आप लोगों ने कभी शेयर्स वगैरह खरीदा है और उसको होल्ड किया है, तो एक ईयर के बाद क्या होता है, कंपनी अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, डिविडेंड आपको पे करती है। तो आपके जैसे आप कैसे देखते हैं, ऊपर एक मैसेज आता है कि हाँ फलानी कंपनी ने आपको इतना डिविडेंड पे किया, या जब आप पासबुक को प्रिंट करवाते होंगे तो उसमें मेंशन होता होगा कि इस कंपनी से डिविडेंड आया है, इतने रुपीज आया है। ठीक है, तो पार्टिकुलर डेट पे मान लीजिए आपका डिविडेंड आया, किस कंपनी से आया, ये सब बैंक आपको शो करती है। ठीक है ना, या रिसीव कर रही है कस्टमर के बेसिस पे। फिफ्थ है ट्रांसफर ऑफ फंड्स, चाहे डीडी से हो गया, मेल ट्रांसफर से हो गया, यानी आप पैसे क्या कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके मदद से, बैंक की मदद से। तो बैंक ही आपका क्या कर रहा है, वो पैसा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचा रहा है। ठीक है ना, अब तो बहुत सारे हो गए हैं ऑनलाइन पेमेंट, लेकिन वो काम कर भी कौन रहा है, बैंक के ही थ्रू हो रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे डिविडेंड वाला था, वैसे फॉरेन एक्सचेंज, मान लीजिए आपने डॉलर्स खरीदा या पाउंड्स खरीद लिया। ठीक है ना, तो ये भी किसके बेसिस पे, कस्टमर के बेसिस, कस्टमर के बिहाफ पे क्या करती थी बैंक, परचेज करती है या सेल करती है फॉरेन एक्सचेंज को। नेक्स्ट है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। तो बहुत सारे विल्स, वसीयत आपने सुना होगा। ठीक है, देखिए कोर्ट का भी ये काम है, बैंक्स का भी होता है। क्या करती है, प्रिजर्व करके रखती है विल्स को, जैसे ही कस्टमर का डेथ होता है और उसमें वो दे देते हैं कि हाँ ये पैसा किसको मिलना चाहिए, जैसे नॉमिनी वगैरह आप ऐड कराते हैं, तो बाद में वो उस पैसे को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है ना, यानी जिसको देना है उसको वो पे कर देती है बैंक आपके बिहाफ पे। नेक्स्ट होता है थर्ड जो हमारा है वो है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। फर्स्ट क्या है उसमें, इशूइंग ट्रैवलर चेक। तो ये पहले के टाइम पे होता था, अब तो नहीं हो रहा है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि बहुत रिस्क रहता था कि आप इतना सारा कैश लेके बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आप उस टाइम क्या दे दिया जाता था, एक ट्रैवलर चेक दे दिया जाता था कि आप दूसरे कंट्री में जाएंगे, वो चेक दिखाएंगे, आपको जितना पैसा विड्रॉल करना है विड्रॉल कर सकते थे। अब तो आप जान ही रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, आप अपने अकाउंट में पैसे रखते हैं, वहां जाके ट्रांसफर करते हैं, जो करेंसी वहां पे चल रही है उसमें एक्सचेंज कराते हैं और फिर आप घूमते हैं। नेक्स्ट है लॉकर फैसिलिटी। आप बहुत सारे अपने वैल्यूबल जो चीजें होती हैं उसको क्या करते हैं, सेफ कस्टडी में रखते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो होशियार लोग हैं, और ये बॉयज के लिए स्पेशली है, कि आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे शेयर्स वगैरह ओपन करके खरीद के आप उसको लॉकर में रख सकते हैं। मान लीजिए आपने शेयर्स खरीद लिए, ठीक है ना, 5 लाख या 10 लाख का आपने शेयर खरीद लिया है। अब उस शेयर के पे, और वो अपने अपने बेटे के नाम पे, मान लीजिए आपका बेटा काफी छोटा है, उसके नाम पे या बेटी के भी नाम पे, ऐसा नहीं है, जेंडर इनक्वालिटी में नहीं कर रहा हूं, लेकिन बेटी के भी नाम पे मान लीजिए आपने उसको परचेस कर लिया। अब उसको आपने क्या कर दिया, लोकर में डाल दिया है। अब जब बच्चा आपका बड़ा हो जाएगा तो आप उसको फ्यूचर में बता सकते हैं आपके साथ कि आपने ऐसे ऐसे शेयर्स है उसको इस लॉकर में डाल रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। और आपने इसमें उस बैंक का भी नाम सुना होगा, स्विस बैंक।
इसमें भी बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसकी एक स्टोरी है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप पूछिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये इशू किया जाता था लेटर उस टाइम पे, जो कस्टमर काफी क्रेडिट वर्दीनेस रखता है उसको एक लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह दिया जाता था। और इशूइंग ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, ये भी क्या करती है बैंक आपके लिए इशू करती है, आपके भलाई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में ये 100% आएगा और आता रहा भी है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। लेकिन इसमें मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि पैटर्न कैसे बदल गया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या हो गया वो मैं बताऊंगा। पहले समझते हैं, लिखा गया है क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, कैसे कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करती है, ठीक है। पहले आप जनरल सेंस में इसको समझ लीजिए, फिर हम टेक्निकल पे आएंगे, यानी नंबर्स के फॉर्म पे आएंगे। पहले आप समझिए होता क्या है, पहले जनरली ऐसे समझिए, कॉमर्शियल बैंक वर्क कैसे कर रही है। मान लीजिए मैं कोई नाम ले रहा हूं, जैसे आशीष नाम है, ठीक है। आशीष ने 1,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए, क्या किए, 1,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए, ठीक है। पैसा कोई फ्री में क्यों रखेगा, जब कोई फायदा ही नहीं है तो बैंक में हम पैसा क्यों रखेंगे। तो बैंक बोला भाई मैं आपको 4% दूंगा, ठीक है। कोई दूसरा पर्सन है, राहुल नाम है, उसको 1,000 का लोन चाहिए। अब लोन बैंक आपको हेल्प कर रहा है तो वो भी फ्री में नहीं करेगा, तो वो बोल रहा है कि मैं 14%, सॉरी ये साइन नहीं होगा, 14% इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है। यानी ये 1,000 रुपया तो लेगा ही, 14% इंटरेस्ट भी लेगा। और यहाँ पे बैंक दे कितना रहा है, 4% इंटरेस्ट दे रहा है, तो यानी लगभग बैंक को जो बेनिफिट हो रहा है वो 10% का बेनिफिट हो रहा है, इंटरेस्ट है दोनों, इसलिए मैंने अमाउंट सेम रखा है, 1,000 और 1,000। रियल प्रॉफिट क्या होता है उतना छोड़ दीजिए, उतना आपको समझने की जरूरत नहीं है, मान के चलिए फायदा जो बैंक को हो रहा है वो 10% का हो रहा है, तो बैंक ऐसे वर्क कर रही है, ठीक है। तो क्या बैंक लोन नहीं बांटेगी तो क्या बैंक सरवाइव कर सकती है, कभी नहीं। बैंक जब तक लोन बांट रही है और जितना ज्यादा लोन बांट रही है तभी बैंक प्रॉफिट में रहेगी, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या बोल सकते हैं मजाक के सेंस में आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसको भी देख लीजिए, फिर ये टॉपिक समझते हैं। अगर मैं बोलूं, क्योंकि ये काम देगा आगे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपको मैं 1 दिन का समय दे रहा हूं और आपको किसी बैंक को बंद कराना है, ठीक है। अब ये नहीं कि सर गन्स लेके चल जाएंगे और कोई स्कैम कर देंगे, नहीं, आपको घर में बैठे बैठे कैसे आप किसी बैंक को बंद करवा सकते हैं, अगर मैं ये सवाल पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा। अभी तो उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था मैं वो बता रहा हूं, ये स्टोरी काम देगी। क्योंकि बैंक के पास उतना पैसा होता नहीं है जितने लोग डिपॉजिट करते हैं। तो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया कि 1,000 रुपया आपने दिया तो है बैंक को, लेकिन वही 1,000 रुपया को बैंक पूरा 1,000 नहीं देती है, कैसे देती है वो हम समझेंगे। फिलहाल आप समझ के चलिए कि 1,000 रुपया आपने बैंक में तो जमा कराए, वही पैसे को उसने किसी और को तो लोन दे दिया, तो बैंक के पास तो अभी 0 रुपये बचा हुआ है। तो अगर मैं ये र्यूमर उड़ा दूं, मैं क्या कर दूं, ये र्यूमर उड़ा दूं कि बैंक के पास पैसा नहीं है या बैंक का पैसा लेके कोई भाग गया, तो आप बताइए, जैसे ये जो आशीष नाम का लड़का था, ये क्या करेगा, जैसे ही इसको ये खबर मिलेगी ये तो बैंक की तरफ दौड़ेगा कि मेरा 1,000 रुपया था, मैं अपना 1,000 रुपया क्या करूंगा, विड्रॉल करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इसका सेविंग डिपॉजिट का पैसा था, ये अपना पैसा जब चाहे वो विड्रॉ कर सकता है। लेकिन बैंक में तो वो 1,000 रुपया है ही नहीं। अब मान के चलिए, अब एग्जाम्पल को मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूं, मान लीजिए उस बैंक में 500 लोगों का पैसा जमा है जो कि लगभग 20 करोड़ रुपए है, लेकिन बैंक में तो 20 करोड़ होंगे नहीं, उन्होंने तो लोन में बांट रखा है। मान के चलिए बैंक के पास अभी सिर्फ 5 करोड़ है, और बैंक सबका ये पेमेंट कर रहे, क्योंकि रिमोट उड़ गया कि कोई पैसा, मान लीजिए वही जो माल्या था, माल्या पैसा लेके इस, मान लीजिए इस बैंक अकाउंट में माल्या का भी अकाउंट था, वो पैसा लेके भाग गया, तो सब तो अपना पैसा निकालने भागेंगे कि कहीं ये बैंक हमारा पैसा ना दे, हम तो पैसा निकालने भागेंगे। तो बैंक के पास तो इतना पैसा नहीं, तो बैंक क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो पहले ऐसे ही र्यूमर्स उड़ा दिए जाते थे बैंक्स के बारे में, जिससे बैंक बंद होने के कगार पे आ जाती थी। ठीक है, आरबीआई पे लोगों का ज्यादा भरोसा है, जब आरबीआई पिक्चर में आती है, समझाती है, तो लोग मान जाते हैं, लेकिन पहले ऐसे ही बैंक बंद करवाया जाता था, ठीक है, या र्यूमर्स उड़ाया जाता था, बैंक का क्रेडिट भी खराब करने के लिए ये सब चीजें यूज पहले की जाती थी। अब याद रखिएगा, बैंक के पास इतने पैसे नहीं रहते, तो कैसे नहीं रहते, अब हम टेक्निकल चीजों पे चलते हैं, ठीक है। यहां देखिए मैंने एक फिगर बनाया, अभी इंटरेस्ट की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किसी वही ए पर्सन ने 1,000 रुपए जमा किया, बैंक क्या करती है, उस 1,000 रुपए में से कुछ पैसे, यानी 1,000 का कुछ परसेंट पैसा अपने पास रखती है, बाद बाकी पैसा उसने क्या किया, 900 रुपया उसने
घुमा दिए लोन में। यहाँ मैंने लिख दिया है लोन। लोन में क्या किया, ये 900 रुपए दे दिए। अच्छा, जिसको आपने 900 रुपए लोन दिया है तो वो 900 रुपए तो लौटाएगा, तो ये 900 का पेमेंट करेगा, प्लस प्लस इंटरेस्ट रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी इंटरेस्ट की बात नहीं करनी है। 900 रुपए तो लौटाएगा ही, फिर क्या होगा, और एक्स्ट्रा क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। फिर इसके पास कितना आएगा, 900 रुपए आएगा। फिर ये 900 में मान लीजिए कुछ परसेंट पैसा अपने पास रखेगा, और 810 रुपए इसने क्या दे दिया, किसी को लोन दे दिया। यहां लिख दे रहा हूं लोन। फिर ये पर्सन जिसने 810 रुपए का लोन लिया, बैंक को तो 810 रुपया देगा, प्लस क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो ऐसे पैसे को घुमा के क्या करता है कॉमर्शियल बैंक, क्रेडिट को क्रिएट करता है। अब चलते हैं एकदम नंबर्स फॉर्म में। यानी किसी ने 1000 रुपए जमा कराए। अच्छा, ये क्या है 10%, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप समझ के चलिए 10% पैसा बैंक को अपने पास रखना है। तो 1000 का उसने 10% यानी 100 रुपया रखा, 900 रुपया लोन में घुमा दिया। अब बात समझिए, ये 900 रुपया लौटाएगा बैंक को या नहीं लौटाएगा, लोन दिया गया तो लौटाएगा। तो ये 900 रुपया तो बैंक के पास कभी ना कभी आएंगे। तो ये 900 रुपया जब आएंगे तो उसमें से फिर वो क्या करेगा, 10% अपने पास रखेगा और बाद बाकी 810 रुपये को घुमा देगा। फिर ये 810 रुपये आएगा बैंक के पास, और फिर उसका वो 10% अपने पास रखेंगे, बाद बाकी पैसे को क्या कर देंगे, लोन में घुमा। और ये प्रोसेस चलता जाता है। अब ये कहां तक और कितने लंबे तक जाता है, इसका एक फॉर्मूला है, वो हम आगे देखेंगे। पहले ये समझिए 10% का गेम है क्या। बैंक ऐसा एजम्पशन बना के चलती है ना, बैंक ऐसा एजम्पशन। अच्छा, ये 10% वाली बात याद नहीं रखिएगा, परसेंटेज अलग हो सकता है। तो बैंक मान के चल रही है ना कि कोई भी पर्सन जो 1000 रुपए अभी जमा कराया है ना, वो 10% से ज्यादा विड्रॉ अभी नहीं करेगा। फर्स्ट टाइम जो विड्रॉ करने जाएगा एटीएम से, वो 10% से ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं करेगा। इसलिए हम 10% पैसा अपने पास रखेंगे, बाद बाकी पैसा को क्या कर देंगे, लोन में घुमा देंगे। और लोन में जैसे ही वो देंगे, वो पैसा भी तो अगले महीने से आने लगेगा। ठीक है ना। तो मान लीजिए फिर वो सेकंड टाइम निकालने जा रहा है, तो उतना पैसा बैंक अपने पास रखेगा। ठीक है। तो इन्होंने कितना परसेंट मान के रखा है, 10%। ओरिजिनली 10% नहीं होता है, मान के चला है। ठीक है। अच्छा, बोर्ड्स ने क्या किया था, जैसे मैंने ये किताब में सेम एग्जांपल है, तो बहुत सारे बच्चों को जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो बच्चों को ये एग्जांपल याद हो गया है। ये जो मैंने 3 लाइन बनाया है ये याद हो गया, नीचे का वो याद कर लेते हैं, 10,000, ये 1,000 और ये 9,000। बैंक ने क्वेश्चन सेम पूछा, लेकिन इस बार बोल दिया कि जो परसेंटेज रहेगा ना, बैंक का जो एजम्पशन है ये 20 या 25% है। तो आपको उस हिसाब से ये डाटा बनाना होगा। यानी अब अगर आप यहाँ 1000 रुपए रख रहे हैं तो यहाँ 20% होगा, तो यहाँ 200 होगा और यहाँ पे 800 होगा। ये ध्यान रखिएगा, 2 बार से बोर्ड्स ऐसा ही कर रहा है। ठीक है। तो बैंक ऐसा एजम्पशन बना के चलती है। फॉर्मूला पे आते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि 1000 का 10,000 कैसे हो गया, 100 का 1000 कैसे हो गया, 9 का 9000 कैसे हो गया, वो हम समझते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, के यानी क्रेडिट मल्टीप्लायर 1/CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। तो के इक्वल टू, अभी हमने कितना लिया था, 10%। तो 1/10% किया तो 100/10 यानी 10 टाइम्स ये पैसा क्या होगा, बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा। क्रेडिट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए डिपॉजिट कितना हुआ था, 1000, तो इसका 10 गुना कितना डिपॉजिट होगा, 10,000। आपने पैसे सेव कितने किए थे, 100, तो आपके पास जो पैसा सेव होगा वो कितना होगा, 1000। और आपने लोन कितना का दिया था, 900, तो ये लोन कितने लोगों तक, कितने अमाउंट तक एक्सीड करेगा, ये 9000 तक। ठीक है। तो परसेंटेज अलग अलग, बैंक जैसा परसेंटेज रखेगा उतना पैसा ज्यादा घूमेगा। अब वही अगर बैंक परसेंटेज रखती है 1/5%, अब खुद आप कॉन्सेप्ट लगाइए, बैंक क्या कर रही है, परसेंटेज अपना घटा रही है। परसेंटेज क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। तो बैंक अपने पास क्या रख रही है, पैसा ज्यादा रख रही है, कम रख रही है। परसेंटेज जैसे ही कम हुआ तो बैंक के पास पैसा क्या हो रहा है, कम रखा रहा है। कम रखा रहा है तो पैसा लोन को क्या करेगी, ज्यादा बांटेगी। ज्यादा बांटेगी तो पैसा क्या होगा, या जो क्रेडिट है वो क्या होगा, ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको जब कट करके देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 20 टाइम्स, यानी पैसा ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड्स में आता है। ठीक है। अब मैं ऐसे ही करूंगा, हर टॉपिक में जो बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं यही बता दिया करूंगा। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टॉप प्रायोरिटी पे इसको रखिएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जिसको हम बोलते हैं एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स वर्ड लग गया, यानी टॉप लेवल। किस चीज का, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। ठीक है। इसका सोल अथॉरिटी क्या है, करेंसी को इशू करना। याद रखिएगा, हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होगा जिसका सोल अथॉरिटी यानी मेन जो काम है वो क्या है, करेंसी को इशू करना। ठीक है। और भी वेरियस काम है, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, करेंसी को इशू करना। तो हमारे कंट्री में जो सेंट्रल बैंक का नाम है वो क्या है, आरबीआई है। ये डील किससे करेगा, सेंट्रल बैंक से या कॉमर्शियल, जहां जहां आप सीबी देखिएगा मतलब कॉमर्शियल बैंक। तो ये किससे डील करेगा,
कॉमर्शियल बैंक से डील करेगा। अब ये नहीं कि आप आरबीआई के पास चल जाइए कि सर नाम तो इसका भी बैंक है, सेंट्रल बैंक है, मेरा भी बैंक अकाउंट ओपन कर दिए, तो नहीं, वो डील किससे करता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करेगा या तो कमर्शियल बैंक से। अब इसके फंक्शन है, इसके फंक्शन में 3 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक दो बार वो पूरा फंक्शंस भी पूछ सकते हैं, या मतलब होता है ना 4 मार्क्स में पूछ लेंगे कि फंक्शंस बताइए, तो आपको 4 फंक्शंस लिखने होंगे। नहीं तो वो क्या करते हैं कि एक दो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको वो दे देते हैं क्वेश्चन में, बोलते हैं इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। पहला चलते हैं, क्या है जो सबसे प्राइम काम था, इशू ऑफ करेंसी। तो ये मेन फंक्शन है आरबीआई का, क्या करना, करेंसी को इशू करना, और उसका एक इशूइंग डिपार्टमेंट होता है जो करेंसी को इशू करता है। दूसरा है बैंकर टू गवर्नमेंट। तो आरबीआई एक्ट करता है एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर, किसका, गवर्नमेंट के लिए। बैंकर की तरह कैसे, एक्सेप्ट करता है रिसीप्ट एंड पेमेंट। मान लीजिए फॉरेन कंट्री में जैसे मोदी जी चल गए, वहां कुछ पैसा मिलने वाला है, तो वो कोई किसी कॉमर्शियल बैंक में पैसा थोड़ी जाएगा, वो आरबीआई में आएगा, ठीक है। मेंटेन करंट अकाउंट बैलेंस। अब ये करंट अकाउंट बीओपी में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, इसी किताब में है बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें डिटेलिंग में पढ़ेंगे करंट अकाउंट वगैरह क्या होता है। तो उसमें करंट अकाउंट आप मान के चलिए कि करंट अकाउंट के जो बैलेंसेज है उसको भी मेंटेन करती है। एज एन एजेंट वर्क करती है, पब्लिक का जो डेट है उसको मेंटेन करती है, और हेल्प गवर्नमेंट वेयर टू इन्वेस्ट। आपको कहां इन्वेस्ट करना है, जैसे गवर्नमेंट के पास देखो पैसा जब भी आपके पास पड़ा रहेगा ना, मनी, तो मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, मनी जितना रोटेट करता है ना, रोटेट सर्कुलेट, जितना ज्यादा रोटेट वो सर्कुलेट करेगा उतना पैसा ज्यादा इंक्रीज होता है या पैसा बनता है। आप खुद सोचिए, आपका वो जो तकिया है, तकिया में आप 100 रुपया रख देंगे और 5 साल बाद देखेंगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। जैसे कॉपी में आप वो रखते थे मोर का पंख और वो 1 से 5 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जितना रोटेशन होगा ना पैसों का उतना पैसा बढ़ता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या एडवाइस करती है आरबीआई कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आप यहां पे इन्वेस्ट कीजिए, वो 1.5 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। और आरबीआई में तो सारे इकोनॉमिक्स ही बड़े हुए हैं, ठीक है। थर्ड है एज ए एडवाइजर, एडवाइज गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स, ठीक है ना। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ डेवलपमेंट एरिया है, कहाँ डेवलप आप कर सकते हैं, कहाँ अभी आप ये हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ आप अभी ब्रिज बनाइएगा तो मनी काफी, वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, कि कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो ये सब एडवाइस आरबीआई करती है। गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन देती है, ठीक है, विदाउट सिक्योरिटी। बहुत ऐसे जगह है जहां पे सिक्योरिटी मांगेगी कि नहीं आप सिक्योरिटी दीजिए तभी हम इतना लोन दे पाएंगे, और कहीं कहीं पे वो क्या करती है, बिना सिक्योरिटी के लोन प्रोवाइड कर देती है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। थर्ड है बैंकर टू बैंक्स, यानी आरबीआई क्या है, हेड है, ठीक है, किसका, ऑल कमर्शियल बैंक्स का। तो जब भी मनी की कमी हुई, रिजर्व्स की कमी हुई, तो क्या आप किसके पास जाओगे, आप आरबीआई के पास जाओगे कि सर हमारे पास अभी पैसे नहीं है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आप हमें रिजर्व्स या फंड्स प्रोवाइड कराइए, ठीक है। और उसके कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आरबीआई रूल्स रेगुलेशंस बताते भी रहता है सारे कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। ये बहुत बार पूछा गया, इनफैक्ट हम लोगों ने जब 2014 में एग्जाम दिया था उस टाइम पे भी पूछा गया था शायद, जहां तक मुझे याद है। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ये वर्ड छूट गया, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इंसॉल्वेंट के बारे में मैं आपको बता दिया हूं कि जब भी कोई इंडिविजुअल हुआ, कंपनी हुई, इंस्टीट्यूशन हुआ, जब उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है ना, तो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है। तो मैंने बताया था, बैड न्यूज या र्यूमर्स उड़ गए तो सब लोग क्या करने लगते हैं, विड्रॉल स्टार्ट कर देते हैं। बैंक के पास तो उतना पैसा रहता नहीं है, तो बैंक क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तब आरबीआई पिक्चर में आता है, बोलता है मैं तुमको फंड्स दूंगा या तो आपको आपको मर्ज कर दूंगा। यहाँ गलत मैंने लिख दिया, मर्ज फंड नहीं है, मर्ज बैंक है, ठीक है ना। बैंक्स को क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। और देखो आरबीआई पे लोगों का ज्यादा ट्रस्ट है बैंक के हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि अब हर जनरल पब्लिक को तुम ये समझाते नहीं फिरोगे कि क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक मैंने पढ़ा है, आप समझिए नहीं। तो इसीलिए आरबीआई को पिक्चर में आना होता है कि देखिए आप लोगों का पैसा मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि लोन का पैसा उनको आ रहा है, ठीक है ना, लोन का पैसा प्लस इंटरेस्ट आ रहा है, वो आपको प्रोवाइड करा देगी। ये र्यूमर्स की वजह से क्या होता है ना कि लोग विड्रॉल करने लगते हैं और बैंक के पास उतना पैसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है ये सेकंड, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ठीक है। एक बच्चे ने ऐसे ही लिख दिया था कि हाउस को ठीक से साफ करना ही क्या कहलाता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, चेक्स को क्लियर करने का एक सिस्टम है। क्या है, चेक्स को क्लियर करने का सिस्टम। आप देखते हैं आपका बैंक अकाउंट जो रहता है उससे आप चेक तो डाल देते हैं, और वो चेक आप किसी और बैंक में जाके दे देते हैं और पैसा ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए
एसबीआई का चेक है और आप जाके पैसा ले रहे हैं आईसीआईसीआई से, ठीक है। तो ये जो फंड्स है, किसी और बैंक के पास किसी और का फंड ज्यादा चला गया, किसी और के पास किसी और बैंक का कम फंड चला गया, तो एसबीआई बैंक है या आईसीआईसी बैंक है, इन दोनों का अकाउंट किसके पास रहता है? आरबीआई के पास होता है। तो आरबीआई क्या करता है, जो सरप्लस है या डेफिसिट है, यानी किसको ज्यादा पे करना है, उसको ये क्या कर देती है? क्लियर कर देती है। और इसका एक ऐप होता है, सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ई कुबेर ऐप होता है। इतना आपको जानने की जरूरत नहीं, लेकिन बस ध्यान में आया तो मैंने लिख दिया। ई कुबेर सॉफ्टवेयर होता है, उसी से ये काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टोडियन। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन, कस्टडी आपने समझा ही है, ठीक है ना, पुलिस वगैरह में आपने ये सब देखा होगा, कस्टडी में लिया जाता है। तो आरबीआई क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी किसके पास होती है? आरबीआई के पास होती है, ठीक है, यानी आरबीआई के कंट्रोल में होती है। तो आपको अगर फॉरेन एक्सचेंज आया है तो आपके पास उसकी रिसिप्ट होगी, और अगर आपके पास वो रिसिप्ट नहीं है ना, तो वो क्या है? स्मगलिंग है। इसीलिए अब मैं एक कोई मूवी का सर्टेन नाम तो मेरे को याद नहीं है। अच्छा, शिवाजी द बॉस करके एक मूवी थी, उसमें देखिए डॉलर्स पकड़े गए थे, ब्लैक मनी, ये सब बातें कही जाती है। तो क्योंकि जो आपने डॉलर्स रखे हैं ना, डॉलर्स रखना इलीगल नहीं है, लेकिन उस डॉलर्स का रिसिप्ट आपने शो नहीं किया आरबीआई को। आप बोलते कि मेरे पास 1 लाख डॉलर है, आरबीआई को आप शो कर दीजिए और रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिसिप्ट आपने शो नहीं किया, तो उसको क्या माना जाता है? स्मगलिंग माना जाता है, ठीक है। और जितने भी रिजर्व्स आते हैं, ये रिजर्व्स कहाँ रखे जाते हैं? ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट में, ठीक है ना। जितने भी ये फॉरेन एक्सचेंज आते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। ये वर्ड याद रखिएगा, इसको हम फिर से दोबारा पढ़ने वाले हैं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑन क्रेडिट। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट काम है किसका? आरबीआई का। ये क्या करती है? कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के सप्लाई को वो मेंटेन करके रखती है। कैसे मेंटेन करती है? बाय इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी से वो क्या करती है? सिचुएशन को कंट्रोल करके रखती है, या सप्लाई ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। और कैसे कैसे सिचुएशंस को कॉप अप करती है वो? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सिचुएशंस को, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया है टू कीप बैलेंसिंग द क्रेडिट। क्रेडिट को क्या करना है? पूरे जो इकोनॉमी में है उसको बैलेंस करके चलना है, ठीक है, कि इकोनॉमी में ना ज्यादा इन्फ्लेशन हो ना ज्यादा डिफ्लेशन हो। तो हमने अभी देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, क्या? मॉनेटरी पॉलिसी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक ही है वो क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी। और इस चैप्टर का मैं बोल सकता हूं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। एक आपने वो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक देख लिया, अब दूसरा है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, वो समझते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा आपका दिमाग भी लगेगा। पहले ये स्टोरी याद रखनी है, ये स्टोरी याद रहेगी, आपका पूरा मॉनेटरी पॉलिसी आपको हमेशा याद रहेगा, कभी एग्जाम में गड़बड़ नहीं होगी। आरबीआई ने क्या किया? कमर्शियल बैंक को पैसा दिया, ठीक है, फंड्स दिए। अब उसने क्या किया? मैंने बताया, बैंक सर्वाइव कब करेगा? जब वो लोन बांटेगा। लोन नहीं बांटेगा उसका बैंक चलेगा नहीं। तो उन्होंने लोन बांटना शुरू किया। लोन जैसे ही ज्यादा बांटना शुरू किया, तो ये पैसा कहां जा रहा है? आप लोन तो बांट रहे हो पब्लिक को, मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ और पब्लिक के पास पैसा गया। अब पैसा का दो ही यूज है, या तो आप क्या करोगे? कंज्यूम करोगे, खर्च करोगे, या तो क्या करोगे? सेव करोगे। तो पैसा जैसे ही आया, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? डिमांड शुरू कर दिया, ठीक है। तो डिमांड इंक्रीज हुआ। मान लीजिए आप फ्रिज मांग रहे हैं, एसी मांग रहे हैं, कूलर मांग रहे हैं। अब आपने लोन ज्यादा बांटा है तो पब्लिक के पास पैसा ज्यादा आया। याद रखना, पब्लिक के पास जैसे ही पैसा आता है वो क्या करने लगती है? डिमांड करने लगती है। अब डिमांड आपका, मान लो कोई दुकान वाला है, उसके पास 10 फ्रिज वो हर साल बेचता था। इस बार गवर्नमेंट ने कुछ ज्यादा, मतलब बैंक्स ने ज्यादा ही सस्ता लोन बांट दिया, तो लोगों के पास पैसा आ गया, तो लोग फ्रिज का डिमांड करने लगे ज्यादा। अब उसके पास 15 फ्रिज का डिमांड आ गया। फ्रिज तो उसने अपने दुकान में 10 ही रखा था। तो अब वो क्या करेगा? अपने प्रोड्यूसर को फोन करेगा, भाई कि माल खत्म है भाई, आप माल भेजो। तो प्रोड्यूसर क्या करना शुरू करेगा? उसका प्रोडक्शन करना शुरू करेगा। अब आपने अगर क्लास 11th का आपका बेसिक ठीक है, तो प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन होता है? निगेटिव रिलेशन होता है, ये आपने पढ़ा होगा। और प्राइस और सप्लाई का कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। यानी जब भी आप सप्लाई बढ़ाते हो तो क्या करते हो? उसका प्राइस भी बढ़ा देते हो, ठीक है ना। अगर ये याद है, नहीं याद है तो बताइएगा, या 11th का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है, बता ही दिया जाए। देखो, प्राइस है, मान लीजिए 10 रुपये प्राइस है, आप 20 डिमांड कर रहे थे। अगर मैं ये प्राइस बढ़ा दूं, 10 से 30 रुपया कर दूं, तो क्या आप डिमांड उतना ही करेंगे? नहीं, आपका डिमांड घट जाएगा, मान लीजिए 15 हो गया। यानी 10 रुपया जब प्राइस था तो आप 20, कोई भी सामान हो सकता है, उसको आप 20 डिमांड कर रहे थे। अब जैसे ही मैंने प्राइस बढ़ाया, आपने डिमांड कर दिया कम।
अब इसको आप कंज्यूमर के माइंड से मत देखिएगा। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया था 10 रुपए का, ठीक है, सप्लाई 100 का किया, और मान लीजिए मैंने पेन बनाया था 10 रुपए का, 100 पीस बनाया था, आज ही मार्केट में बेचा और 2 दिन में बिक गया। तो मैं क्या समझूंगा, मेरे पेन का डिमांड अच्छा है, मुझे और ये पेन बनाना चाहिए, तो मैंने क्या किया, प्राइस बढ़ा दिया कि अब 20 रुपए का, मतलब मैं क्या करता हूँ, 20 रुपए का पेन बनाता हूँ, यही सेम, बस प्राइस बढ़ा दिया हूँ, और फिर मैं 200 का सप्लाई करता हूँ। अगर ये भी बिक जाएगा तो मैं फिर क्या करूंगा, और प्राइस बढ़ाऊंगा। तो प्राइस और सप्लाई का क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। तो सप्लाई तो बढ़ाया गया क्योंकि डिमांड था, तो सप्लाई इंक्रीज हुआ। इसके वजह से क्या हुआ, ये क्या क्या कर देगा, प्राइस इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, प्राइस इंक्रीज कर देगा। इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। देखो, इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में क्रिएट हो रहा है तो गरीब लोगों को प्रॉब्लम है, अमीर को क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बीपीएल पर्सन जो होंगे वो टेंशन में आ जाएंगे। और देखो, ये मैंने तो सिर्फ अभी फ्रिज एसी कूलर बोला है, लोग सिर्फ इसी चीज का तो डिमांड नहीं करते हैं। यानी जनरल प्राइस लेवल में, यानी लगभग हर जो प्रोडक्ट है ना उसमें थोड़े थोड़े क्या होने लगेंगे, प्राइस में चेंजेस आने लगेंगे, प्राइस बढ़ने लगेगा। तो इससे पूरी इकोनॉमी में क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। तब आरबीआई पिक्चर में आती है। और आरबीआई का काम क्या है, याद रखिएगा, वो क्रेडिट को क्रिएट भी करता है, कंट्रोल भी करता है। जैसे अभी हम लोग जो पढ़े हैं उसमें इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। वही जब सिचुएशन क्या रहेगा, डिफ्लेशन का रहेगा, तो क्या करेगी, क्रिएट करने की कोशिश करेगी। हमेशा याद रखना है। मैं ये स्टोरी फिर से एक लाइन में बता रहा हूं। आरबीआई ने पैसा किसको दिया, कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक क्या करता है, लोन बांटता है। लोन ज्यादा बांटेगा, पब्लिक के पास पैसा जाएगा, पब्लिक के पास पैसा जाएगा, पब्लिक क्या करेगी, डिमांड करेगी। डिमांड करेगी तो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं मान लो वो खत्म हो गए, प्रोडक्ट्स खत्म हो गए, तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसकी सप्लाई करेगा। सप्लाई जैसी ही करेगा तो वो प्राइस बढ़ा देगा। ऐसे ऐसे वेरियस प्रोडक्ट्स में जब प्राइस बढ़ने लगेंगे तो क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होने लगेगा। तो आरबीआई क्या करेगी, उस प्राइस को रिड्यूस करने के लिए वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो उसके पास अपने इंस्ट्रूमेंट्स है, उससे क्या करेगी, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। क्योंकि मैं अभी केस जो बता रहा हूं वो इन्फ्लेशन का है, यानी इन्फ्लेशन इकोनॉमी में बढ़ रहा है, तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। जब इकोनॉमी में क्या होगा, डिफ्लेशन होगा, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में, जो एग्जाम में बहुत बार और हर बार पूछना एकदम मैंडेटरी ही है, ठीक है। पहले देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। सेंट्रल बैंक, या हमारे केस में, हमारे कंट्री के केस में आरबीआई, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है किसको, फ्लो ऑफ क्रेडिट को। और क्यों करती है, क्योंकि प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहे और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे। देखो, प्राइस 10 रुपया है, 12 रुपया हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 की चीज अगर 100 हो जाए तो ये गड़बड़ है, ठीक है ना। इसीलिए इसको मेंटेन किया जाता है। हल्का फ्लक्चुएशन ठीक है इकोनॉमी के लिए, ज्यादा फ्लक्चुएशन इकोनॉमी के लिए बहुत पुअर है, बहुत ही खराब है। फर्स्ट हम देखेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो सारे इंस्ट्रूमेंट, यानी इसके अंदर जो भी हम चीज पढ़ेंगे, अगर वो आरबीआई अप्लाई कर रही है तो जितने भी कंट्री के कमर्शियल बैंक है उस सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में हम जो भी अभी पढ़ेंगे, वो अगर आरबीआई अप्लाई कर रही है तो वो क्या होगा, सब पे अप्लाई एक बार में हो जाएगा, सारे कमर्शियल बैंक पे, ठीक। अब समझना शुरू करते हैं बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होगा, ये वो रेट है जिसपे क्या करती है आरबीआई, किसको लोन देती है, कमर्शियल बैंक को लोन देती है। किस कितने टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, यानी 10 साल या 20 साल के लिए वो क्या करती है, लोन देती है। किसको देती है, कमर्शियल बैंक को। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझते चलना है। हर टॉपिक में हम समझेंगे इन्फ्लेशन के सिचुएशन में हमें क्या करना है और डिफ्लेशन के सिचुएशन में क्या करना है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। ये कैसा सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन है। ये आदमी है, बोल रहा है मेरे को 2 करोड़ का लोन चाहिए, तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं है, तो वो आरबीआई के पास मांगा, तो आरबीआई बोला ठीक है 2 करोड़ दूंगा मैं, लेकिन दूंगा कितने परसेंट का इंटरेस्ट लूंगा, 7% का इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है। इसने, अब आरबीआई इसको 7% में दे रहा है, तो कमर्शियल बैंक इसको दे रही है मान लीजिए 12% में, कि 2 करोड़ दूंगा लेकिन कितने दूंगा, 12% में दूंगा, ठीक है। अब सिचुएशन क्या है, इन्फ्लेशन। क्या चीज की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। सेम वही आदमी है, 2 करोड़ का लोन मांग रहा है। आरबीआई, अब याद रखिएगा, पब्लिक के पास पैसा जाएगा, पब्लिक क्या करेगी, डिमांड करेगी। सिचुएशन क्या है, इन्फ्लेशन का, तो हमें क्या करना है, क्रेडिट को कंट्रोल करना है, ठीक है। यानी कि अगर आप कमर्शियल बैंक को पैसा देंगे तो वो फिर लोन बांट देगा, इसलिए पैसा नहीं देना है। तो कैसे नहीं देना है वो समझिए। आरबीआई बोल रहा है इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, तो मैं इसको कर दे रहा हूं
10%, और ये बोल रहा है कि मैं दूंगा 15% पे। अब चांसेस क्या है कि ये आदमी लोन नहीं लेगा, बहुत ज्यादा चांसेस क्या है कि ये आदमी लोन नहीं लेगा। क्यों? इतना ज्यादा हाई इंटरेस्ट है, तो मैं लोन क्यों लूं? तो इससे क्या होगा, अब इसके पास, याद रखिए, इसके पास अब ये 2 करोड़ रुपए नहीं जाएंगे, तो पैसा कम हुआ, पैसा कम हुआ यानी लोन नहीं मिला, इसको लोन नहीं मिला तो ये डिमांड नहीं करेगा, डिमांड नहीं करेगा तो इन्फ्लेशन का जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। वही सिचुएशन क्या हो, डिफ्लेशन का सिचुएशन हो, क्या हो, डिफ्लेशन का सिचुएशन हो। सेम आदमी है, 2 करोड़ का लोन मांग रहा है, अब आरबीआई बोल रहा है मैं 5% में देने के लिए तैयार हूं, और ये बोल रहा है कि 10% में दूंगा। अब ये आदमी ले लेगा, अब ये आदमी लोन लेगा तो क्या करेगा, 2 करोड़ को खर्चा करेगा, डिमांड करेगा, डिमांड करेगा तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, फिर उसका प्राइस बढ़ेगा। तो जो डिफ्लेशन का सिचुएशन है, ठीक है ना, यानी जब, जैसे, अच्छा डिफ्लेशन से आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, याद रखिएगा, कोविड का पीरियड। कोविड के पीरियड में क्या लोग एक्स्ट्रा चीजें बाय कर रहे थे, मूवीज देखने जा रहे थे, सबका डिमांड क्या हो गया था, कम हो गया था। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी वो लेके आए थे, वो सब अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आप ये जान लीजिए कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, लोन्स बहुत सस्ते मिल रहे थे। लोन्स आपको जैसे ही सस्ते मिलेंगे आप लोन लीजिएगा, लोन लेंगे तो आप क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे, सारे प्रोडक्ट्स का दाम फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा, उससे सबको बेनिफिट है, ठीक है। तो फिर हम नॉर्मल सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। ऐसे आप लोग साइड में जब आप ये पढ़ रहे हैं तो ऐसा बना लीजिएगा, यहां पे लिख लीजिएगा इन्फ्लेशन, यहां लिख लीजिएगा डिफ्लेशन, और यहाँ पे नंबर दे दीजिएगा। बैंक रेट में हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के केस में रेट को बढ़ा रहे हैं, और डिफ्लेशन के केस में क्या कर रहे हैं, रेट को घटा रहे हैं। सेकंड चलते हैं, रेपो रेट। रेपो रेट भी क्या है, ये शॉर्ट टर्म का लोन है, यानी 6 मंथ और 1 ईयर का, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, सेम आरबीआई लोन दे रही है, किसको दे रही है, कमर्शियल बैंक को दे रही है। और बैंक रेट क्या होगा, हमेशा हाइयर होता है, किससे, रेपो रेट से, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो ज्यादा होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए इसका रेट क्या होता है, रेपो रेट से। तो इसमें भी सेम एग्जांपल जो अभी मैंने ऊपर बताया, सेम एग्जांपल अप्लाई होगा। और यहाँ पे मैं इसलिए अपडेट भी करते चलूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग भी ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा साइड में। तो सेकंड हमने क्या पढ़ा, रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या है कि सेम चीज है, आरबीआई लोन दे रहा है किसको, कमर्शियल बैंक को दे रहा है, लेकिन किस लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड में। लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म किस में होता है, बैंक रेट में होता है। तो इसमें भी इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, हम रेट को हाई कर देंगे, और डिफ्लेशन के केस में क्या करेंगे, रेट को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। थर्ड चलते हैं, थर्ड है हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है, कॉमर्शियल बैंक, अब ध्यान दीजिएगा, कॉमर्शियल बैंक पार्क कर रहा है अपना सरप्लस फंड किसके पास, आरबीआई के पास। और किस लिए, देखिए फ्री में कोई काम नहीं होता है, यानी इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सिचुएशन कैसा है, इन्फ्लेशन का सिचुएशन है। तो आरबीआई ने क्या किया ना, आरबीआई ने क्या किया, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया। अच्छा, जैसे ही आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया होगा, मैं यहां बना रहा हूं, आरबीआई ने क्या किया, मान लीजिए बोल रहा है पहले 10% था, अब 15% कर दिया। तो बैंक को क्या लगेगा कि पहले तो 10% मिल रहा था, 15% मिल रहा है, तो बैंक क्या करेगी, अपना पैसा यहां पे पार्क करेगी, जाके जमा करेगी। क्यों, ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इससे बैंक के पास जो लिक्विडिटी, आपको मैं समझा चुका हूं, लिक्विडिटी वो चीजें होती हैं, लिक्विड एसेट्स वो सारी चीजें होते हैं जिसको हम कैश में जल्द से जल्द कन्वर्ट कर सके। तो इनके पास क्या होगा, जो पैसा था वो पैसा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि आपने जो एक्स्ट्रा पैसा था वो कहां दे दिया, आरबीआई में। अच्छा, जैसे ही आपका पैसा घटा तो आप लोन ज्यादा बांट पाइएगा या कम बांट पाइएगा, तो लोन कम बांटिएगा। लोन कम बांटिएगा तो डिमांड लोग ज्यादा करेंगे या कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे। तो डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन के सिचुएशन से हम क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। सेम है अब डिफ्लेशन का सिचुएशन, यानी कोई डिमांड ही नहीं कर रहा है मार्केट में, तो आरबीआई ने क्या किया, अपना रिवर्स रेपो रेट घटा दिया। यानी जो 15% था, नॉर्मल सिचुएशन में 10% था, आरबीआई ने 8% कर दिया। तो अब जो बैंक है वो क्या सोचेंगे कि यार 8% तो इंटरेस्ट मिल रहा है, इससे अच्छा मैं लोन से पैसे कमा लूं। तो यहां से ये क्या करने लगेंगे, विड्रॉल करने लगेंगे। क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे अपने डिपॉजिट को, क्योंकि क्या मिल रहा है आपको, लो इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और वो क्या करेंगे, लोन किसको देंगे, पब्लिक को। पब्लिक के पास फिर पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो ये जो डिफ्लेशन का सिचुएशन है उससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। होप आपको सब समझ में आ रहा है, अगर समझ आ रहा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सही लगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, इसमें ये एक प्लेस है जहां पे क्या होती है, बाइंग सेलिंग होती है, किसकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, ठीक है। तो अब सिचुएशन देखते हैं, आरबीआई है, इन्फ्लेशन के सिचुएशन में क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। अब ध्यान दीजिएगा,
अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो कॉमर्शियल बैंक ने इसको क्या किया, परचेस किया। तो आप बताइए गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक के पास क्या आया, कॉमर्शियल बैंक के पास क्या आ गया, सिक्योरिटी आ गया। और जो सिक्योरिटी को खरीदा है ना आपने, तो कॉमर्शियल बैंक का क्या चला गया, यहां से मनी चला गया। अच्छा, जैसे ही मनी गया तो मनी इनके पास कम हो गया कॉमर्शियल बैंक को। मनी जैसे कम हुआ तो लोन आप क्या बांटोगे, ज्यादा बांटोगे, कम बांटोगे, कम बांटोगे, कम बांटोगे, पब्लिक के पास पैसा नहीं जाएगा। ये कहानी हमेशा याद रखनी है, पब्लिक के पास पैसा नहीं जाएगा, पब्लिक डिमांड नहीं करेगी, डिमांड नहीं करेगी, इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगा, क्योर हो जाएगा या फिर कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, डिफ्लेशन के सिचुएशन में क्या करेगी, परचेस कर लेगी। ठीक है, अब ये परचेस कर रही है तो आरबीआई के पास क्या आ जाएगा, सिक्योरिटीज आ जाएंगे। और परचेस किया तो आपने पैसे से परचेस किया, तो जा क्या रहा है, यानी कमर्शियल बैंक के पास क्या आ रहा है, मनी आ रहा है। अच्छा, इसके पास जैसे ही मनी आएगा तो इनको एक ही काम आता है, क्या, लोन बांटना। लोन बांटेंगे तो पब्लिक के पास पैसा जाएगा, पब्लिक के पास पैसा जाएगा तो पब्लिक डिमांड करेगी, पब्लिक डिमांड करेगी तो डिफ्लेशन का जो सिचुएशन है उससे हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा इसको अपडेट करना भूल गया था मैं, अपडेट कर देते हैं। क्या पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन के केस में हम रिवर्स रेपो रेट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। रिवर्स रेपो रेट में भी क्या कर रहे हैं हम, इन्फ्लेशन के केस में बढ़ा रहे हैं, उसको घटा रहे हैं। फोर्थ हमने क्या पढ़ा अभी, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन के केस में हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अब इसमें दो बातें हैं, दो वर्ड हैं, ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज अमाउंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये किसको देना पड़ता है, कॉमर्शियल बैंक देती है आरबीआई को। ठीक है, यानी कोई भी कॉमर्शियल बैंक है वो अपना, जैसे मान लीजिए कोई कॉमर्शियल बैंक है वो 2 करोड़ रुपए दे रही है, किसको, आरबीआई को दे रही है। अच्छा, ये आरबीआई कभी पैसा लौटाएगा नहीं, ये लौटाता कब है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल इसका ले लेता हूं, दो बैंक से ए और बी, ये मान लीजिए 2 करोड़ दे रहा है, हर साल दे रहा है। तो जितना पैसा आरबीआई के पास जमा हो रहा है ना, अब ए को कभी भी लोन की जरूरत होगी ना, तो जितना पैसा आपने डिपॉजिट करा है ना, उस हिसाब से आपको क्या करेगा, आरबीआई लोन देगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने लिख दिया नेवर रिटर्न दिस मनी। इसके बेसिस पे, यानी सिक्योरिटी जो आपने जमा किया है उसके बेसिस पे आपको लोन देता है, चाहे वो बैंक रेट का लोन हो या रेपो रेट का लोन हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इन्फ्लेशन का केस है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के केस में अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूं, नॉर्मल केस है। ठीक है, तो नॉर्मल केस में मान लीजिए आरबीआई ने बोला 3% कर देता हूं, 3%। अच्छा, ये 3% कौन मांग रहा है, आरबीआई। इसमें क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक को पैसा जमा करना पड़ता है। तो मान के चलते हैं 3%, 3 करोड़ हुआ, तो 3 करोड़ रुपया क्या कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को दे रहा है। अब इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, तो इस रेट को क्या किया, आरबीआई ने बढ़ा दिया, बोला 5% चाहिए। तो पहले आप क्या दे रहे थे, 3 करोड़ दे रहे थे, अब क्या दे रहे हो, 5 करोड़ दे रहे हो, तो 2 करोड़ ज्यादा दे रहे हो ना। यानी 2 करोड़ ज्यादा देने की वजह से क्या हो गया, आपका मनी सप्लाई क्या हो गया, या जो पैसा था वो क्या हो गया, कम हो गया। पहले आप कम दे रहे थे, अब ज्यादा दे रहे हो, तो आपका पैसा क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो पैसा आप लोन कम बांटोगे, लोन कम बांटोगे तो पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा, पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा तो वो डिमांड ज्यादा नहीं करेगी, डिमांड ज्यादा नहीं करेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्योर हो जाएगा। वही अब क्या है, डिफ्लेशन का सिचुएशन है। तो देखिए परसेंटेज बस आपको समझाने के लिए, ऐसा परसेंटेज रहता नहीं है। ठीक है, तो आरबीआई क्या बोल रही है, 1%। ठीक है, यानी अब आपको कितना देना है, 1 ही करोड़ देना है। अब देखिए आप कहाँ इन्फ्लेशन में 5 करोड़ दे रहे थे, अभी कितना दे रहे हैं, 1 करोड़, तो 4 करोड़ बचा ना। तो ये 4 करोड़ क्या कीजिएगा, आप लोन में बांटिएगा। लोन में जैसे ही पैसा दीजिएगा पब्लिक के पास पैसा जाएगा, पब्लिक के पास पैसा जाएगा, पब्लिक डिमांड करेगी, पब्लिक डिमांड करेगी, डिफ्लेशन का जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा याद रखिएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, सीआरआर और इसके बाद जस्ट जो पढ़ेंगे टॉपिक हम, वो है एसएलआर। तो सीआरआर और एसएलआर का जो परसेंटेज है, यहाँ जो ये परसेंटेज अमाउंट दिख रहा है, ये कौन बताता है, आरबीआई बताता है। ठीक है, ऐसे में लास्ट में भी, मतलब ये दो टॉपिक के बाद में ये चीज बताऊंगा। अच्छा, यहाँ देख लीजिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है, सिर्फ परसेंटेज अमाउंट है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या है, परसेंटेज अमाउंट है। ये कॉमर्शियल बैंक को किसी को देना नहीं है, किसके पास रखना है, खुद के पास रखना है, लेकिन किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, चाहे वो गोल्ड हो या बॉन्ड के फॉर्म में, आपको अपने ही पास रखना है। और इसका रेट कौन बताता है, आरबीआई बताता है। अब फिर सिचुएशन यहां पे लिख देता हूं मैं, नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या हो रहा है, मान लीजिए आरबीआई है, बोल रहा है
कि आप 20% पैसा अपने पास रखो। मान के चल रहे हैं ये 20 करोड़ रुपया है, 20 करोड़ आपको अपने ही पास रखना है, किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। अब इन्फ्लेशन का सिचुएशन है तो आरबीआई ने बोल दिया कि अब तुम 30% पैसा क्या रखो, अपने पास रखो, यानी 30 करोड़ रुपए रखो। यानी पहले के हिसाब से देखिए आप 10 करोड़ रुपया ज्यादा कहां रख रहे हैं? सेफ रख रहे हैं अपने ही पास, वो भी लिक्विड फॉर्म में, यानी आपका पैसा घट गया। फिर वही पैसा घटा तो आप लोन कम बांटोगे, लोन कम बांटोगे, पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा, पैसा कम जाएगा, वो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन के सिचुएशन से हम बाहर आ जाएंगे, इन्फ्लेशन का सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट डिफ्लेशन का सिचुएशन है तो आरबीआई बोल रही है 10% रखो अपने पास, 10% यानी 10 करोड़ रुपए रखो। तो 10 करोड़ है तो ये देख लीजिए 20 करोड़ जो एक्स्ट्रा आप दे रहे थे इन्फ्लेशन में, अब वो 20 मतलब सॉरी दे नहीं रहे थे, अपने ही पास रख रहे थे, अब आप 10 ही करोड़ रख रहे थे, वो जो 20 करोड़ बचा अब उसको आप लोन में घुमाइए, लोन बांटिएगा, पब्लिक के पास पैसा जाएगा, पब्लिक के पास पैसा जाएगा, पब्लिक डिमांड करेगी, डिमांड करेगी, डिफ्लेशन का जो सिचुएशन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, एक टर्म दिया रहता है आपकी किताब में LRR। तो LRR क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो। क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? लीगली ये बाइंडिंग है सारे कॉमर्शियल बैंक पे कि आपको फॉलो करना ही है, स्ट्रिक्टली बाउंडिंग है। ठीक है ना? और ये क्यों है, इस पे एक मैं स्टोरी सुना देता हूं आपको। तो देख लीजिए CRR मान लीजिए 4% है, SLR 20% है, आपको ये मेंटेन करना है। अब वापस से उस कहानी पे आइए जो मैंने आपको कहानी एक सुनाई थी। कौन सी कहानी सुनाई थी मैंने? आपने क्या किया, किसी बैंक का र्यूमर उड़ा दिया। ठीक है, अब लोगों ने क्या करना शुरू किया, जो पब्लिक है, पब्लिक तो बहुत ही इनोसेंट है, वो क्या करना शुरू कर देती है, विड्रॉल शुरू कर देती है, पैसा निकालना, बैंक के पास उतना पैसा नहीं रहता है। तो ये ज्यादा जब होने लगा ना तो बैंक ये सिस्टम लेके आया और वो क्या बोल रहा है, अब पैसा है, ठीक है, अब जो हेल्प आरबीआई प्रोवाइड करेगा वो देखिए कैसे। अब विड्रॉल हो रहा है तो आरबीआई बोलेगा पहले तुम एक काम करो, तुमने सीआरआर के थ्रू मुझे अभी तक में 20 करोड़ रुपए दिए हैं तो मैं वो आपको लोन के थ्रू आपको वापस लौटा रहा हूं। ठीक है, तो एक 20 करोड़ आपको यहां से आ गए। दूसरा आपको मैंने बोला था एसएलआर मेंटेन करने के लिए, मान लीजिए 20 करोड़, 20% था तो 20 करोड़ रुपया था, 20 करोड़ यहां से इसको आप सेल कीजिए, यानी कन्वर्ट कीजिए कैश में, और क्या कीजिए, पब्लिक को पैसा, जो कैश है वो आप पब्लिक को पैसा देना शुरू कीजिए। अब ये दोनों करने में जो कुछ देर का समय लगेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जो भी लगे, तो इस समय में क्या होगा, पब्लिक को पैसा जाना शुरू होगा, पब्लिक का ट्रस्ट क्या होगा, वापस से आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इसीलिए LRR है। तो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे कि एक बार अप्लाई होगा तो पूरे कंट्री के कमर्शियल बैंक पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ये कुछ सेलेक्टिव एरियाज में ही होगा, जिस एरियाज में या किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में बोला जाएगा तो वहीं पे ये अप्लाई होगा, पूरे कंट्री पे अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें हम पहला क्या पढ़ेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, मान लीजिए ए जो है ये पब्लिक है, बी जो है ये कमर्शियल बैंक है। ए बोल रहा है मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, लेकिन कमर्शियल बैंक क्या बोल रही है कि आपको 12 लाख का सिक्योरिटी शो करना पड़ेगा। तो ये 2 लाख का जो एक्स्ट्रा बोल रही है ना, ये 2 लाख का ही क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इन्फ्लेशन के केस में क्या हुआ, मार्जिन बढ़ा दिया गया, यानी मान लीजिए सेम वही लड़का है, 10 लाख का लोन मांग रहा है और कमर्शियल बैंक बोल रही है कि 14 लाख का आप मेरे को क्या शो करो, सिक्योरिटी शो करो। अब इससे चांसेस क्या होंगे, कोई भी जो ये पर्सन है ये बोलेगा यार 10 लाख का लोन ले रहा हूं, 14 लाख का मैं पेपर क्यों दिखाऊं, है ना। तो हो सकता है ये लोन ना ले, लोन नहीं लेगा तो क्या होगा, डिमांड नहीं करेगा, डिमांड नहीं करेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन का सिचुएशन सही हो जाएगा। डिफ्लेशन के सिचुएशन में वही क्या गया, 10 लाख का है, आप 10 लाख का ही पेपर शो कर दो, कोई भी लोन ले लेगा, लोन लेगा, उसके पास पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे, वो क्या करेगा, डिमांड करेगा, डिमांड करेगा, डिफ्लेशन का सिचुएशन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसको अपडेट कर देते हैं। अब क्या क्या पढ़ा हमने, कहाँ गया वो हम लोग का टेबल, हाँ, फिफ्थ हमने क्या पढ़ा, सीआरआर पढ़ा। तो सीआरआर में इन्फ्लेशन के केस में क्या हो रहा है, रेट को बढ़ाया जा रहा है, डिफ्लेशन के केस में रेट को घटाया जा रहा है। एसएलआर भी सेम एक्ट करता है, बढ़ा दिया जाता है और इसमें घटा दिया जाता है। और अभी सातवां क्या पढ़े, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो इन्फ्लेशन के केस में मार्जिन को बढ़ा दिया जा रहा है, डिफ्लेशन के सिचुएशन में मार्जिन को घटा दिया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है ना। तो फिक्सिंग द लिमिट इन सिलेक्टेड एरिया, ठीक है ना। अब एग्जाम में तो ये कभी पूछा नहीं जाता है जनरली, मैं बताऊंगा क्वेश्चंस भी कैसे कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए होम लोन से बहुत लोगों का फायदा नहीं हो सकता है, या होम लोन से पर्टिकुलर किसी एक पर्सन, देखिए फायदा और लोगों का भी होता है, लेकिन पहले ये समझिए कि आप 20 लाख का या 2 करोड़ का लोन दे रहे हैं तो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन, एक पर्सन को दे रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इससे बढ़िया आप क्या करिए, देखिए ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो होम लोन और कार लोन का लिया है। तो किसी एक पर्सन को आप 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए, कार लोन बांटिए, ठीक है। अब कार लोन बांटने से क्या होगा, कार का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। कार के वजह से क्या होगा, गैराज स्पेयर पार्ट्स जो उसके बांटते हैं, डीजल पेट्रोल, इन सभी का डिमांड क्या होने लगेगा, यानी बहुत लोग का, बहुत ज्यादा लोगों का क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट का जो एरिया है ना उसको आप शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी होम लोन आप कम बांटिए, कम लोगों को बांटिए, और बांटना भी है तो ज्यादा अमाउंट का मत बांटिए, 10 ही लाख का सिर्फ होम लोन बांटिए, आप कार लोन को बढ़ाइए। तो आप चेंज कर सकते हैं, कार लोन ज्यादा बांटना है कि होम लोन ज्यादा बांटना है, कि इस एरिया में इस तरह एजुकेशन लोन ज्यादा बांटना है, स्टूडेंट्स इस एरिया में काफी परेशान है, लोन नहीं बांटा जा रहा है, तो एजुकेशन लोन ज्यादा बांटिए, फार्म लोन बांटिए यानी किसानों को लोन बांटिए, ठीक है। ऐसे अभी आप लोगों के क्लासेस में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे एक होता है पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो ये सारी चीजें भी कॉन्सेप्ट आरबीआई के थ्रू है, लेकिन ये सब आपके क्लासेस में नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट बस जो लास्ट बोल सकते हैं, मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या होता है, मोरली अपील है किसका, आरबीआई का, कि आपको फॉलो करने हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को। क्यों रूल्स रेगुलेशन, कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्मूथली रन कर सके, ठीक है। पनिशमेंट भी दिए जाते हैं, अगर आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करें तो फिर पनिशमेंट भी दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके क्या हो गए, मॉनेटरी पॉलिसी हो गए, और यहीं आपका चैप्टर क्या होता है, द एंड होता है। मैं इसका क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। द एंड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, एक सेकेंड। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मान लीजिए कि आप आरबीआई के क्या हैं, गवर्नर हैं, क्या हैं आप, आरबीआई के गवर्नर हैं। मान लीजिए आप आरबीआई के गवर्नर हैं और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है। तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कीजिएगा और कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कीजिएगा, ये बताइए। देखिए पहले के टर्म्स में क्या होता था, डायरेक्ट, मतलब पहले एग्जामिनेशन वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता था, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है ये डिफाइन कीजिए और उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको जो भी 5 पसंद होता था, जैसे अभी जो हमने लास्ट में पढ़ा ये सबसे ईजी है, मोरल सुएशन, तो सब यही लिख के भाग जाते थे। लेकिन अब क्या, अब ये तो आप इन्फ्लेशन के केस में डाल ही नहीं सकते कि इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, उसके लिए आपको बैंक रेट, रेपो रेट, यही सब चीजें एक्सप्लेन करनी होगी। तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ऐसे घुमा के पूछा जाता है कि आरबीआई के गवर्नर आप हैं, इकोनॉमी में जो सिचुएशन बनी हुई है वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनी हुई है, तो आप बताइए कैसे आप इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके इन्फ्लेशन को क्योर कीजिएगा या कंट्रोल कीजिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 है इसमें, और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन, और मैंने बता भी दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बाद क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, और सेंट्रल बैंक के जो 2 फंक्शंस मैंने बताया, ये 110% मान के चलिए कि एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। सो आप लोगों को अगर कोई टॉपिक ठीक से समझ में नहीं आया है तो आप मुझे, आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, ठीक है। लिंक मैंने दिया हुआ है इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। और भी कोई अदर स्टडी रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, ठीक है, स्टडी रिलेटेड क्या है, क्वेरी है, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे उसको डिस्कस कर लूंगा। और मैंने बताया था इंडियन इकोनॉमी का साइड में हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू, बहुत सारे एमसीक्यू जो है उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके बाद में कुछ केस स्टडीज ले आऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह में केस स्टडीज डिस्कस ही नहीं हो रहा है, और आपका पेपर जो है वो 40 to 60% क्या है, केस स्टडीज से भरा हुआ है, ठीक है। तो हम केस स्टडीज देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ कि अगर आप वीडियोस पहले देखिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो मैं सच बता रहा हूं आपको केस स्टडीज पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक रीडिंग, जैसे कैसे फास्ट रीडिंग करते हैं केस स्टडीज, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट को आपको 2 बार 3 बार आपने पढ़ के समझ लिया है ना, केस स्टडीज बस आप एक बार सिंपल स्पीड में रीड भी कीजिएगा ना, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर पता चल जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछने वाला है और क्या आंसर होगा, ठीक है।
तो ये भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ऐसे और भी आपके जान पहचान में कोई लोग हैं तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इकोनॉमिक्स जो ट्वेल्थ का है ना, वो आर्ट्स में भी और कॉमर्स में भी दोनों के लिए क्या है, सेम है, सेम ही सिलेबस है। तो मेजॉरिटी तो यहाँ कॉमर्शियन आएंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट तो कॉमर्स के ही हैं। ऐसे आर्ट्स वाले लोगों को भी मैंने पढ़ाया, तो आपके जो आर्ट्स के भी फ्रेंड्स हैं उनको भी आप शेयर कीजिए, ठीक है ना, उन लोगों के लिए भी जरूरी है। और और भी उनके आर्ट्स के भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ये सब मैंने पढ़ रखा है। तो ये सब के भी मैं लेक्चर्स जल्द ही लाऊंगा, ठीक है। सो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जो भी दिक्कत है आप शेयर कीजिए, ठीक है ना, उस दिक्कत को दूर किया जाएगा, ठीक है। सो फिर कल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।